जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 15। आज के लेक्चर में हम चैप्टर 2 कंक्लूड करेंगे। लेंथी चैप्टर था हमारा। आज जो कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं वो डाटा गवर्नेंस बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा गवर्नेंस इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगी और उसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी या एक प्लान उसने आपको दिया है कि आप किस तरीके से इन स्ट्रेटजीज को सामने रखते हुए एक प्लान बना सकते हैं। सजेशंस दिया उसने आपको कि किस तरीके से आपको इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए डाटा गवर्नेंस की विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उससे पहले आपको पता है एज यूजुअल प्रीवियस जो हमारा लेक्चर होता है उसके ऊपर क्विज होता है, तो क्विज का लिंक अभी थोड़ी देर में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। मीनवाइल अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए प्रीवियस लेक्चर के हवाले से। कोई क्वेश्चन नहीं? अच्छा, ये आप लोग क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते? सबको समझ आ जाता है। इतनी ज्यादा क्वेश्चनिंग करते नहीं आप, क्यों नहीं करते? मुझे तो लगता है कुछ भी समझ नहीं आता, इस वजह से क्वेश्चन नहीं पूछते। जी आप पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते? ओके चले ठीक है। हाँ जी 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 पूछिए। 360 कस्टमर व्यू के बारे में सुन लीजिए। देखें, क्या हमें अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए डाटा चाहिए? सबसे अहम डाटा हमारा कस्टमर का डाटा होगा, क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स तो उसके लिए बनानी है। तो कस्टमर के लिए मैक्सिमम डाटा हमने हासिल करना है। जो वर्ड 360 डिग्री है ना, ये हम उस वक्त यूज करते हैं, नॉर्मली मुहावरा समझ लीजिए, मुहावरा है कि जब हम ये कहते हैं कि एक चीज को हमने हर एंगल से कवर करना है। जब किसी चीज को हम कहते हैं ना हमने हर एंगल से कवर करना है, हम कहते हैं 360 डिग्री। ठीक है, वो 360 बनता है, वो उसमें क्या है, वो मैथ में सर्कल बनाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो कहते हैं हर तरफ से डाटा इकट्ठा करो, सिर्फ सोशल मीडिया से नहीं। परचेज कर लो डाटा जो कि रिसर्चर्स सेल करते हैं, समटाइम रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सोशल मीडिया से डाटा इकट्ठा करो, सर्वे करवा लो, अपनी ऐप आपने डेवलप किया उससे कस्टमर से फीडबैक ले लो, हर जगह से कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करो। यह है 360। ठीक है, तो हमें क्या डाटा गवर्नेंस जब हम कर रहे हो तो 360 डिग्री फीडबैक वो ज्यादा अहम होता है। वो हमें कस्टमर के बारे में हमारे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जी अब आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर रहा हूं मैं लिंक, क्लिक कीजिए, क्विज के लिए तैयार हो जाए। और आपको पता है कल क्विज नहीं हुआ था तो उसका कंसेप्ट भी टेस्ट हो गया, ऐसा ही है ना? यही एग्री किया था ना हमने? जी देखिए लिंक शेयर हो गया, शाबाश। CRN जरूर लिखना आपने। स्टार्ट करें जी, रेडी है? चले, पहला क्वेश्चन ये रहा आपके साथ। AI मिलियन ऑफ कस्टमर रिकॉर्ड को स्कैन करता है। एनॉमलीज क्या बताया था मैंने, क्या होती है? एबनॉर्मलिटीज, अनयूजुअल चीजें। मुझे ये बताइए, क्या ह्यूमन अनयूजुअल चीजों को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है कि सिस्टम? सिस्टम कहता है AI सिस्टम। तो इसमें क्या फायदा होगा? देखिए मैनुअल सुपरविजन कैसे ज्यादा होगी? मैनुअल सुपरविजन तो हो ही नहीं रही। मैनुअल सुपरविजन कैसे आपने सेलेक्ट कर लिया? फिर इसके बाद इंश्योरिंग रेगुलेटरी कंप्लायंस, कंप्लायंस की उसने बात की नहीं। AI का फायदा जरूर है कंप्लायंस रिपोर्टिंग में,
कंप्लायंस को इंश्योर जरूर करता है ये डाटा गवर्नेंस, इसमें कोई दूसरी बात, लेकिन कंटेक्स्ट के हिसाब से देखे क्या कहीं पर उसने रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की बात की है? नहीं। कंटेक्स्ट के लिहाज से जो उसने सवाल पूछा है हमने उसके मुताबिक जवाब देना है, जनरल जवाब नहीं देना। फिर एनहेंसिंग प्रॉफिट मार्जिन बाय ऑटोमेटिक कस्टमर बिलिंग का कहीं जिक्र ही नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? रिड्यूसिंग मैनुअल रिव्यू एंड ऑटोमेटिंग एरर डिटेक्शन। जब अनयूजुअल चीजें होती है ना आईटी के अंदर, अनयूजुअल चीजें वो नॉर्मली एरर समझी जाती हैं, यानी उनको एज एक रिस्क होता है कि वो एरर होगी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी है रिड्यूसिंग मैनुअल रिव्यूज। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ने ठीक जवाब दिया, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने गलत किया, बल्कि ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर गलत है। ये क्वेश्चन को गौर से पढ़ा करें और कोशिश करें जो भी आंसर दे वो विद रिस्पेक्ट टू कंटेक्स्ट दे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी किया था ना। इसका पर्पस क्या होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का? ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करना जिसको सब्सिक्वेंटली अल्टर ना किया जा सके। तो इसमें करेक्ट अनचेंजेबल ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। कोलैबोरा को यूज किया है, क्या फायदा होता है ये प्लेटफॉर्म का? ये डाटा प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं ना, आपको एग्जांपल बताई थी, कितनी? 2 एग्जांपल थी, 3 थी, 3, उसमें कोलैबोरा भी था। तो इसका मकसद क्या होता है एग्जैक्टली? मार्केटिंग को इंटीग्रेट करना तो इसका मकसद नहीं होता। इसका मकसद तो ये था पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जितनी भी डाटा पॉलिसीज हैं वो सारी सेंट्रलाइज्ड हो जाए, यूनिफाइड हो जाए, कहीं पे डिफरेंट प्रैक्टिसेस ना चल रही हो। जैसे बाजुकात अगर आप देखें मैनेजमेंट के अंदर, नॉर्मल मैनेजमेंट आईटी से हटके देखिए अगर आप, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो लोग उसको मैनेज कर रहे थे ना, मैनेजर, उनका डिफरेंट कल्चर होता है, डिफरेंट एटीट्यूड होता है। कोई मैनेजर गुस्से वाले होते हैं, कोई मैनेजर जो होते हैं वो पोलाइटली काम करवाते हैं, कोई टास्क ओरिएंटेड होते हैं, कोई ह्यूमन, डिफरेंट प्रैक्टिसेस चल रही होती हैं। लेकिन वो ये कहता है कि आईटी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी चलनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट में एक ही तरह के रूल्स हो, एक ही तरह की पॉलिसी प्रोसीजर हो। इसके लिए फिर इंप्लीमेंट किए जाते हैं प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मकसद यही होता है कि जितनी कंपनी के डिपार्टमेंट्स है सब में आपने इंप्लीमेंट किया, सब में एक जैसी पॉलिसी चलनी चाहिए। याद रखें डाटा में खास तौर पे ये जरूरी होता है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन का डाटा दूसरी के साथ, अगर सॉरी एक डिपार्टमेंट का डाटा भी दूसरे कंपेटेबल ना हो, प्रॉब्लम हो जाती है। ये आज से कोई 15-20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। आर्टिकल्स में हम बात करते हैं डिफरेंट ऑफिस एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते थे, हालांकि एक ही फर्म होती थी, एक कराची ऑफिस, एक लाहौर ऑफिस। यहाँ पे सॉफ्टवेयर फॉर एग्जांपल ऑफिस 2000 वर्जन यूज हो रहा था, दूसरी जगह पे फॉर एग्जांपल 97 यूज हो रहा था। जब वो फाइल भेजते थे हम, या हम उनको फाइल भेजते थे, तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते थे। सिर्फ वर्जन डिफरेंट हो जाए ना सॉफ्टवेयर का, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन जब आपने इस तरह जो प्लेटफॉर्म इंप्लीमेंट किया होगा तो उसमें जाहिर है एक ही सॉफ्टवेयर, एक ही वर्जन हर जगह पे यूज हो रहा होगा। तो जब आपस में फाइल या इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे इस तरह के इश्यूज नहीं आएंगे। तो इसीलिए इसका पर्पस क्या होता है? यूनिफाई करना डाटा गवर्नेंस एक्टिविटी को पूरी ऑर्गेनाइजेशन में, यानी हर डिपार्टमेंट में अलग अलग काम हो रहा है, तो हर डिपार्टमेंट में अलग अलग डिफरेंट सिस्टम हो, ये बेहतर है या सेम हो? सेम हो, एक्टिविटीज सेम हो, काम करने का तरीका कार सेम। आईटी के हवाले से बात कर रहा हूं। Creditware performs loan default analysis on encrypted client data. डिक्रिप्ट किए, क्या डिक्रिप्ट किए बगैर डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करना पॉसिबल है? किस टेक्निक के जरिए से? होमोमॉर्फिक एन्क्रिप्शन। शाबाश, ये तो आपको याद है, मुश्किल था ये कंसेप्ट।
क्या ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन एक जॉइंट मॉडल डेवलप करें लेकिन अपना डाटा भी शेयर ना करें? ये कैसे मुमकिन है? डाटा शेयर करेंगे तो मॉडल ट्रेन होगा। हाँ जी, टेक्निक कौन सी है हमारे पास? फेडरेटेड लर्निंग। अच्छा, एक मैं बता दूं, हमारे सब्जेक्ट में उसने कंसेप्ट्स दिए हैं, कंसेप्ट्स का डिटेल वर्किंग नहीं है। जैसे अगर आप इसमें डिटेल अगर मे भी आपको लगे कि फेडरेटेड लर्निंग एग्जैक्टली सोच आए जहन में, ये कैसे मुमकिन है, ये इसकी एक्चुअली इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हम जिस हद तक चीजें हमारे सिलेबस में है हम सिर्फ उसी हद तक पढ़ेंगे। ठीक, बाज़ का कुछ कंसेप्ट्स में हो सकता है आपके जहन में ख्याल आए इसको मजीद आगे सीखना चाहिए, तो फिलहाल नहीं सीखना आपने इसके बारे में। Retailer maintains one shared customer profile, viewed billing and marketing system. Which concept? All departments use the same reliable data. हाँ, master data man, शाबाश, correct. Next question. जी, ई कॉमर्स कंपनी रिसीव टेराबाइट्स ऑफ ट्रांजैक्शन डाटा डेली, टीबीज में, जीबीज में भी नहीं। व्हाट चैलेंज डज दिस? हाँ, कि कैसे, ये सर में बिग डाटा की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जी कैसे आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ये व्हाट चैलेंज, इसको चैलेंज क्या है कि हमने हाई वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी ऑफ डाटा को कैसे मैनेज करना है। बिग डाटा है, उसको मैनेज कैसे करना है हमें डाटा को। अच्छा, एक कंसेप्ट है बिग डाटा, वो आपको समझ आ गई होगी बिग डाटा का मतलब क्या है। ठीक है, कि आज की एज में डेली बेसिस के ऊपर दुनिया में हजारों टीबी डाटा जनरेट हो रहा है। उनमें से कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे पर्पस से रिलेटेड रेलिवेंट होगा, कुछ नहीं होगा। हमारा पहला टास्क क्या होता है? हमारा पहला टास्क ये होता है कि जैसे अगर मैं इस कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहूँ तो हो सकता है सोशल मीडिया पे किसी जगह पे कुछ कमेंट कर रहे हो, हैशटैग कर रहे हो, कोई हो सकता है वीडियो बना के उसने यूट्यूब पे अपलोड की हो, इसी तरह कोई ट्विटर पे है, बहुत से आपको पता प्लेटफॉर्म है। पहला टास्क हमारा क्या होगा? हम इन सारी चीजों को से डाटा इकट्ठा करके एक जगह सेंट्रल प्लेस में इकट्ठा कर दें, वो चाहे जिस भी शक्ल सूरत में हो। एक दफा कम से कम हमारे से रेलिवेंट डाटा तो इकट्ठा एक जगह पे हो जाए। पहला टास्क यही होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं? एपीआईज को यूज करते हैं। आपको एपीआईज क्या करता है? वो हमें डिफरेंट वेबसाइट से हमारी मर्जी का डाटा एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। अच्छा, हमने एपीआई से एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद जिस जगह पे हमने रखा वहां पे बहुत सा डाटा पड़ा हुआ है एक लोकेशन के ऊपर, उसमें स्ट्रक्चर्ड डाटा भी है, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी है, सेमी स्ट्रक्चर्ड, हर किस्म का डाटा है। उस जगह को हम क्या बोलते हैं? वो बहुत सा डाटा, जब हमने हर किस्म का, हर टाइप का डाटा एक जगह पे रखा होता है, उसके लिए एक टर्म होती है, वो क्या वाला? डाटा लेक। डाटा लेक बोलते हैं उसको। डाटाबेस भी एक ब्रॉडर टर्म है, डाटा लेक। तो यहां पे बिग डाटा और डाटा लेक एक तरह से समझ लीजिए कि इंटररिलेटेड है। बिग डाटा का मतलब बहुत सा डाटा जो पब्लिकली अवेलेबल है, डाटा लेक जो आपने अपने पास संभाल के रख लिया, लेकिन उस डाटा लेक में भी हर तरह का डाटा है। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा और एनालिसिस के लिए यूज किया जाएगा। बिग डाटा स्ट्रक्चर्ड होगा ही नहीं। बिग डाटा तो आपका कंसेप्ट ही है, हर तरह का डाटा जनरेट हो रहा है। इवन डाटा लेक जो है, जो आप इकट्ठा करेंगे, वो स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा। स्ट्रक्चर उसके बाद करना है, और उसके लिए डाटा गवर्नेंस प्लेटफॉर्म यूज करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ए और बी में शायद आप कंफ्यूज होंगे। नहीं, क्लियर है? ग्लोबल सर्च कंसोर्शियम, कंसोर्शियम कहते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज, एनालाइज डिजीज ट्रेंड अक्रॉस कंट्रीज विदाउट एक्सचेंजिंग पेशेंट डाटा। ये नहीं कह रहा कि मैं इनक्रिप्टेड डाटा के ऊपर एनालिसिस करूंगा, ये नहीं कह रहा। क्या कह रहा है? डाटा, तो ये फेडरेटेड लर्निंग है।
होमोमॉर्फिक तब होती जब वो कहता है कि मैं इनक्रिप्टेड डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर रहा हूं, क्योंकि एक इसका अल्टरनेट इनके पास ये भी था। अगर इन्होंने अपने पेशेंट का डाटा देना, एक तो ये है ना कि सिर्फ अपने एंड पे एनालिसिस करके समरी भिजवा दें, दूसरा ये था रॉ डाटा जो है उसको इनक्रिप्ट करके भिजवा दे सेंट्रल लोकेशन के ऊपर, और वो सेंट्रल लोकेशन पे जो भी रिसर्चर है वो वहां पे इनक्रिप्टेड डाटा के ऊपर ही प्रोसेसिंग करके अपने रिजल्ट लेके आता। एक तरीकाकार वो भी था, उस तरीकाकार को क्या बोलते हैं? वो होमोमॉर्फिक इनक्रिप्शन था। शाबाश। लेकिन यहां पे वो क्या कह रहा है कि मैं इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा तो भेज ही नहीं रहा, इनक्रिप्टेड डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग हो रही नहीं, प्रोसेसिंग नॉर्मल डाटा के ऊपर हो रही है, लेकिन वो नॉर्मल डाटा ही हमारा कौन से वाला है? समराइज वाला, रॉ नहीं है, ओरिजिनल डाटा नहीं है। Retailer found that customer names email differ across system with duplicate marketing message. Which data governor focuses area directly address this? कौन सा डाटा को ensuring consistency and इसे ठीक है पार्ट ए। अच्छा, इससे मुझे एक छोटा सा इशू याद आ गया, छोटी छोटी एग्जांपल के साथ ही कंसेप्ट हम समझते हैं। प्रीवियस सेशन में हम शेयर किया व्हाट्सएप ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको मैसेज शेयर किया करते थे, कुछ इंडिविजुअल मैसेज। एक दफा डाटाबेस बना लिया स्टूडेंट का सारा इंडिविजुअल, जैसे फॉर एग्जांपल किसी दिन अगर टीचर कॉलेज में नहीं आ सका या इन्फॉर्म पर कोई मैसेज कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए हमारे डिफरेंट ग्रुप्स होते थे। हमने फॉर एग्जांपल कैफ 3 का ग्रुप बनाया, कैफ 4 का बनाया, 7 का बनाया, 8 का बनाया। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी वजह से अगर नहीं आ सका और मैंने स्टूडेंट को इन्फॉर्म करना है, तो मैं सारे ग्रुप को सेलेक्ट करता था और मैसेज सेंड कर देता था। उसमें होता क्या था कि एक स्टूडेंट अगर 2 सब्जेक्ट्स ले रहा है, अब मुझे बताइए उसको मैसेज कितनी दफा जाएगा? 2 दफा। अगर वो कैफ 3 में भी है फॉर एग्जांपल, कैफ 7 में भी है, उसको मैसेज 2 दफा जाएगा। लेकिन अब जो मैंने सॉफ्टवेयर जो है अपडेटेड लिया है, उसमें क्या होता है, उसमें वो ऑटोमेटिकली इस तरह का जो है जब एक ही डाटाबेस सेलेक्ट कर रहे होते हैं, डुप्लीकेशन आ रही हो उसको एक्सक्लूड कर देता है कि भाई ये जो आप पूछ लेता है वैसे कि क्या इसको डुप्लीकेट सेंड करना है या कि डुप्लीकेट को रिमूव करना है। तो मुझे बताइए ये जो डुप्लीकेशन रिमूव हो रही है, क्या ये बेहतर ऑप्शन नहीं है? क्योंकि कुछ मैसेजेस डुप्लीकेट जाना जरूरी है। जैसे एक क्लास का गोल्डन स्टेटमेंट मैंने भिजवाई, फिर दूसरी क्लास की गोल्डन, वो अलग अलग ही जाएंगे, वो 2 मैसेजेस जाएंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा था जैसे आज कोई क्लास नहीं होगी, ये मैसेज तो एक दफा कम्युनिकेट हो जाए तो काफी। तो इस तरह जो डाटा गवर्नेंस है वो इस तरह के जो छोटे मोटे इशू, बज़ाहिर आपको छोटा मोटा इशू नजर आ रहा होगा, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल में बात करते हैं ना, जब एक एक मैसेज की कॉस्ट पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन में जो मार्केटिंग मैसेज सेंड करते हैं ना, एक एक मैसेज की कॉस्ट पड़ती है 20 रुपए से लेके सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग के डिफरेंट उसके कॉस्ट एक्सपेंस होते हैं। तो वहां पे ये चीजें छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं, इसीलिए आपको सिखा रहे हैं कि डाटा डुप्लीकेशन को अवॉइड करना हमने। टेलीकॉम कंपनी डाटा कलेक्ट कर रही है, मिलता जुलता कंसेप्ट पहले भी किया हमने शायद। चले अच्छी बात है, रिवीजन हो गई। तो क्या चैलेंज है इसको कि भाई ये सारा डाटा कहाँ इकट्ठा करके कहाँ रखना है, मैनेज कैसे करना है इस डाटा को? गवर्नेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस की वजह हम तो पुराने के मुताबिक ही चलेंगे। पुराना रिपोर्टिंग प्रोसेस बेहतर था, नया मुश्किल है। पहला फीडबैक, जब कई सिस्टम चेंज करेंगे ना, पहला फीडबैक यही आएगा, ये मुश्किल। क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ फेलियर? क्या है? लैक ऑफ ट्रेनिंग और रेजिस्टेंस टू चेंज। बिल्कुल, या तो ट्रेनिंग नहीं आपने प्रोवाइड की होगी इनको, या रेजिस्टेंस टू चेंज है, दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। नॉर्मली लोग चेंज को क्विकली एक्सेप्ट करते हैं कि रेजिस्ट करते हैं?
ये याद रखिएगा, हमेशा रेजिस्ट करते हैं। तो जब कभी आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं, कहीं अपना कोई नई चीज इंप्लीमेंट करें, तो हमेशा पहला फीडबैक नेगेटिव, इसके लिए तैयार है जी। फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं थी उसमें, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। फ्लेक्सिबिलिटी होती तो अपनी मर्जी का काम कर लेते। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यही है। बैंक्स डाटा गवर्नेंस प्रोजेक्ट स्टार्ट का मतलब पता नहीं क्या है, क्या इसका मतलब? नहीं, इंस्टॉल्ड नहीं है। कंटेक्स्ट से मुझे लग रहा है कि वो स्पोर्ट उन्होंने रोक दिया, प्रोजेक्ट रुक गया, बिकॉज एग्जेक्टिव्स ने क्वेश्चन किया इसकी बिजनेस वैल्यू को। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी गवर्नेंस चैलेंज हियर? पुअर डाटा एनक्रिप्ट। देखिए हुआ क्या, टॉप लेवल मैनेजमेंट की सपोर्ट नहीं है। ये समझ आ रही है आपको बात? टॉप लेवल वो कह रहा है कि क्यों सपोर्ट नहीं है, वो कह रहे हैं इसकी बिजनेस वैल्यू क्या है, बिजनेस वैल्यू से वो कह रहे हैं भाई खर्चा ही खर्चा है, इसका फायदा क्या होगा? सपोर्ट किस वजह से नहीं टॉप लेवल मैनेजमेंट ने दी? कि वो कह रहे हैं इसकी बिजनेस वैल्यू क्या है, रिटर्न में क्या मिलेगा, प्रॉफिट क्या होगा? कह रहे कोई प्रॉफिट नहीं है। तो चैलेंज क्या है हमारे लिए? पुअर डाटा इंक्रिप्शन का मसला नहीं है, लिमिटेड ट्रेनिंग का मसला भी नहीं है, ओवर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा, डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग फंडिंग एंड मैनेजमेंट, ये प्रॉब्लम है। आपको फंड देखिए, टॉप लेवल एग्जेक्टिव की सपोर्ट किस लिए चाहिए होती है मुझे बताएं? कल के लेक्चर फंड्स के लिए चाहिए। बाकी जो मसले मसाइल हैं, जो ट्रेनिंग होनी है, जो हमने वो बिजनेस इंटेलिजेंस की बात की है, वो तो हमारे डाटा स्टीवर्ड्स के लिए है, या जो दूसरे जो ऑपरेशनल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। एग्जेक्टिव्स हमें एक ही चीज चाहिए, उनकी सपोर्ट, उनकी फंडिंग। डी ऑप्शन करेक्ट। चलो भाई, क्या कह रहा है ये? Next, last question. Technova created uniform data templates, but departments claim reduced innovation speed. उन्होंने एक ही टेम्पलेट सारे डिपार्टमेंट्स के लिए बना दिया। टेम्पलेट कहते हैं फॉर्मेट को सबके लिए, जबकि डिपार्टमेंट्स कह रहे हैं नहीं, इसमें हम कोई नई चीज नहीं कर पा रहे। तो क्या बैलेंस होना चाहिए? स्टैंडर्डाइजेशन फॉर कंसिस्टेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों चीज होनी चाहिए। यानी आप रूल भी बताएं, ऐसा नहीं है क्योंकि फॉर्म आपने सारे डिपार्टमेंट्स के लिए डेवलप कर दिया तो हर जगह पे एक, आपको तो हर डिपार्टमेंट का टास्क, उसका काम करने का तरीकाकार, फंक्शन थोड़े थोड़े फर्क होते हैं। तो कुछ चीजें स्टैंडर्डाइज रखनी चाहिए, कुछ हर डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, या कि पूरे का पूरा स्टैंडर्डाइज हो या सारे का सारा फ्लेक्सिबल हो। क्या बेहतर अप्रोच है? मिक्सचर का। तो कह रहा है जब आपने पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना है, कुछ पॉलिसीज ऐसी होंगी जिनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, कुछ पॉलिसीज ऐसी होंगी जो शायद डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट आपको चेंज करनी पड़े। कुछ डिपार्टमेंट का टास्क कुछ और होता है। हमारा जो अक्सर जो एडमिशन ऑफिस है, अब उसकी टाइमिंग जो है वो स्ट्रिक्ट होती है, ठीक है, वो फॉर एग्जाम्पल 8 to 5 है। लेकिन जो हमारा IT डिपार्टमेंट है उसकी टाइमिंग स्ट्रिक्ट नहीं होती, क्योंकि उनका ऑनलाइन का काम है। और नॉर्मली आपको पता है IT से रिलेटेड जो लोग होते हैं प्रोग्रामर, वो सुबह लेट आते हैं, रात को भी लेट जाते हैं, एक आदत सी बन गई होती है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, किस डिपार्टमेंट के लिए कौन से रूल ज्यादा है, मैं कहां पे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कहां पे रूल्स के जरिए काम होगा। जी फर्स्ट पोजीशन, शाबाश, ये CRN लिखा करें। सेकंड पोजीशन, शाबाश। थर्ड पोजीशन किनकी है? फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। भाई हाइब्रिड क्लास के स्टूडेंट की पोजीशन नहीं, हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में बताइए जरा, और हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6, हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6। जी आपकी क्लास में कोई पोजीशन आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते क्या? रूम नंबर 6 में जितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया जरा हाथ उठाइए,
अच्छा, पार्टिसिपेशन तो अच्छी थी, तो प्राइस क्यों नहीं आया बताइए? अच्छा चलिए, और रूम नंबर 4 में कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जरा हाथ उठाइए। रूम नंबर 4 में पार्टिसिपेशन कम है। ये फ्रंट वाले स्टूडेंट्स ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया? कोशिश किया करें मैक्सिमम। ये भी आपके लेक्चर का हिस्सा है, ये ना समझे कि कोई एडिशनल चीज है, ठीक है, क्योंकि ये आपकी ना सिर्फ ये कि रिवीजन होती है, बल्कि कंसेप्ट्स को एक दूसरे एंगल से, केस स्टडी के एंगल से एनालाइज करने का मौका मिलता है। जो हमारा लेक्चर होता है ना, उसमें तो सिर्फ कंसेप्ट्स को हम नॉर्मल डिस्कशन कर रहे होते हैं। इसमें क्विज में क्या, क्विज में आपने नोट किया होगा, क्विज में ऐसा नहीं है कि मेमोरी बेस्ड क्विज नहीं है कि जैसे आपसे पूछ लिया भाई ये क्या है, इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करें। हमेशा हर क्वेश्चन में आप देखेंगे कोई ना कोई छोटी सी केस स्टडी उसने आपको बताई दी होती है। वो किस लिए है? ये लेक्चर को, क्विज को डिफरेंशिएट करने के लिए। क्विज है आपकी केस स्टडी की एप्लीकेशन के लिए, केस स्टडी की प्रैक्टिस कराने के लिए। छोटी छोटी माइक्रो लेवल की केस स्टडीज होती हैं। तो यहां जो क्विज के दौरान में कंसेप्ट्स की डिस्कशन होती है, वो चूंकि किसी ना किसी केस स्टडी के कंटेक्स्ट में डिस्कशन हो रही होती है, तो आपको अंदाजा होता है इसी कंसेप्ट को जो कल हमने किताब में से सीखा, उसी कंसेप्ट को हम रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा डेली क्विज होता है, ये कैसे हमारे क्लास में जो प्रीवियस लेक्चर होता है उससे डिफरेंट है, या ये कैसे आपकी वैल्यू एडिशन करता है। एक स्टूडेंट अगर ये कहे सर ये तो रेपिटेशन है, मुझे कल का लेक्चर सारा समझ आ गया, मुझे कोई जरूरत नहीं है क्विज अटेम्प्ट करने की, क्या ये बात सही है? क्यों सही क्यों नहीं है? क्योंकि क्लास में जो हम डिस्कशन करते हैं वो सिर्फ कंसेप्ट सीख रहे होते हैं। अगले दिन जब हम क्विज करते हैं ना, उसकी किसी ना किसी रियल लाइफ एप्लीकेशन के हिसाब से उसकी डिस्कशन कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारी कोशिश होती है जितने भी क्विज में क्वेश्चन हो वो सारे के सारे सिनेरियो बेस्ड हो, केस स्टडी बेस्ड हो। इसीलिए इसमें पार्टिसिपेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा करें, आप लोग भी, और ऑनलाइन वाले तो करते होंगे, वो ना भी करें तो लेकिन फिर भी चूंकि लेक्चर का हिस्सा बन जाता है तो वो लेक्चर के साथ ही इसको कवर कर लेते हैं। लेकिन हाइब्रिड क्लास और रूम नंबर 4 के स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए खुसूसी मशवरा है कि इसको जरूर अटेम्प्ट किया करें। क्लियर जी? प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें जी। शाबाश। डेटाबेस एक समझ लीजिए डाटा को मेंटेन, स्टोरेज की हद तक है। डाटा लेक समझ लीजिए हमने उसको, उसमें कंसेप्ट ये नहीं है कि हमने स्टोरेज किस फॉर्मेट में करनी है। जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं ना, तो हमारा मकसद ये होता है कि जितना भी डाटा हमने अपने पास स्टोर करना है वो किस फॉर्मेट में स्टोर करें कि उसको रिट्रीव करना, उसको वापस उसको एक्सट्रैक्ट करना आसान हो जाए। वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा लेक सिर्फ एक कंसेप्ट है कि आपके पास जो डाटा है वो हर किस्म का है, एवरी टाइप का डाटा, स्ट्रक्चर्ड हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो, हर तरह का हो। ठीक है, जैसे यूं समझिए, समझाने के लिए कह रहा हूं कि जैसे वो दरिया में हर तरह की मछली होती है, छोटी मछली, बड़ी मछली, मगरमच्छ, नुकसानदेह, फायदे वाली चीजें, उस तरह डाटा लेक में भी हर किस्म का डाटा है। ठीक है, लेकिन कॉमन क्या है कि है वो हमारे लिए, हमसे रिलेटेड। और कोई क्वेश्चन? कंप्लेक्सिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, हाँ क्या लिखा हुआ उसमें? दो चैलेंजेस लिखे हैं। चैलेंजेस कौन कौन से? देखिए, जब आप लार्ज लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं डाटा की, उसमें प्रॉब्लम ये आती है। क्वेश्चन इनका ये है कि ये बताइएगा, ये किस कंटेक्स्ट में आपने पूछा? ये है कंप्लेक्सिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन में 5th पॉइंट। इसमें उन्होंने चैलेंजेस के बारे में पूछा है। 5th पॉइंट में बता रहा है इम्प्लीमेंटिंग गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन्वॉल्व्स पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल चेंज। कि जब भी आपने कोई गवर्नेंस फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करना है, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है याद रखें हमेशा, फ्रेमवर्क का मतलब है एक पूरा सेटअप आप बनाने जा रहे हैं। ठीक है, जब कभी एक पूरा सेटअप बनाएंगे ना ऑर्गेनाइजेशन में, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह का एम्प्लॉय होता है। जब आप एक ही सिस्टम हर तरह के एम्प्लॉय को फिट करते हैं ना, कुछ एम्प्लॉइज आईटी को पसंद नहीं करते, कुछ पसंद करते हैं, ये नेचुरल है। ठीक है, जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट को पसंद करते होंगे, कुछ दूसरे सब्जेक्ट को पसंद करते होंगे। अगर सबके लिए एक फ्रेमवर्क बना दिया जाए कि भैया आप सबने इस सब्जेक्ट को पसंद करना है, कुछ उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप सबके लिए रूल लगा दिया जाए कि भाई जो भी हो, आप फॉर एग्जांपल जो डाटा का सब्जेक्ट है आपने डेली 3 घंटे पढ़ना है। आप कहें सर ये तो हमें, कुछ को बोरिंग लगता है, कुछ कहेंगे सर हमें पता नहीं क्या, आप कैसे हम 1 घंटा 1.5 घंटा गुजारते हैं, हम तो काउंटिंग पढ़ेंगे 3 घंटे। कुछ कहेंगे नहीं नहीं सर इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स होती है, हमें पता चलता है रियल लाइफ में प्रोडक्टिविटी कैसे होगी, एफिशिएंसी कैसे आएगी। चले अभी अगर हमारे काम नहीं आ रही, फ्यूचर में किसी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे काम आ जाए, हम पढ़ने को तैयार है। तो ये डिफरेंस, ऑर्गेनाइजेशन में भी हर एक का कल्चर डिफरेंट है, हर एक की प्रेफरेंस डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे ये कह रहा है जब आप इम्प्लीमेंटेशन करते हैं ना सिस्टम को, तो आपको बड़ा चैलेंज ये फेस करना पड़ता है कि आपको एक तो लोगों को कन्विंस करना है,
और फिर दूसरा यहाँ पे मल्टीपल डाटा सोर्सेज जो आपको इंफॉर्मेशन आ रही होती है, हर बंदे ने अपने फॉर्मेट के लिहाज से इंफॉर्मेशन मेंटेन की होगी। जब एक सेंट्रलाइज सिस्टम बन जाएगा, हर एक को उसी फॉर्मेट के ऊपर आना पड़ेगा। तो मल्टीपल डाटा सोर्सेज को सिंक्रोनाइज करके एक यूनिफाइड फॉर्मेट पे लेके आना, ये एक चैलेंज होता है। और फिर दूसरा कह रहा है डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, क्योंकि जब आप सेंट्रलाइज्ड कोई पॉलिसी बनाते हैं ना, ताकि डाटा डुप्लीकेशन खत्म हो जाए, कोई सेंट्रलाइज फ्रेम, तो फिर आपको उस फ्रेमवर्क की एक्सेस सबको देना पड़ती है। अभी तो आपको फायदे के तौर पे बताया ना कि मास्टर डाटा मैनेजमेंट जो है, इसमें एक ही डाटा जो है सेंट्रलाइज्ड होगा और सबको उसकी एक्सेस होगी, इससे डुप्लीकेशन ऑफ डाटा रिमूव होगा। ये इसकी प्लस साइड है। एक इसकी नेगेटिव साइड भी है। नेगेटिव साइड क्या भला? हर एक उस मास्टर डाटा की एक्सेस होगी, हर डिपार्टमेंट को एक्सेस देनी ना, तो कहीं से भी कोई करप्ट पर्सन ऐसा है, वो हमारे डाटा को एक्सेस करके उसको करप्ट कर सकता है, उसको डिलीट कर सकता है, या कोई इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है कि डाटा हमारे लिए अनअवेलेबल हो जाए। तो हमने प्लस साइड के साथ साथ माइनस साइड भी देखना, ये उसके चैलेंजेस बता रहा है। प्रीवियस वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में उसने प्लस पॉइंट बताए थे, ठीक है, कि डाटा गवर्नेंस की नीड क्या है, ड्राइवर्स क्या है, नीड क्या है, ये क्या थे, उसके बेनिफिट्स, क्यों डाटा गवर्नेंस करते हैं। अब ये चैलेंजेस की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? फेडरेटेड लर्निंग और इंटरनेट ऑफ थिंग तो बिल्कुल अलग कंसेप्ट है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब यह है कि डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जब आए ना, थिंग्स जो इंटरनेट के, थिंग्स से मुराद कंप्यूटर डिवाइसेस जो इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स जब के भी जहन में आए, समझने के लिए मेन कंसेप्ट क्या हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब थिंग्स विच आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। और वो कनेक्टेड होती है तो क्या करती है, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन करती होंगी। तो जो कम्युनिकेशन करती है, चीजें एक दूसरे को समझ लीजिए इंस्ट्रक्शंस दे रही हैं कि अब तुम ये काम करो, ये काम करो, ठीक है। वो कैसे इंस्ट्रक्शन दे, हमें ये मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, एसी सिर्फ एक नजर आ रहा है। इस एसी के अंदर डिफरेंट डिवाइसेस होंगी छोटी छोटी, या डिफरेंट फंक्शन उन्होंने इंस्टॉल किए होंगे। एक टेम्परेचर को एक समझ लीजिए एक मेजर करने वाला टूल अलग है, एसी ऑन ऑफ करने वाला टूल अलग है उसके अंदर, जो उसको ऑन करेगा ऑफ करेगा टेम्परेचर को। ऑटोमेटिकली हो जाता है ना। आपने कभी सोचा ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के बाद क्यों स्विच ऑफ हो जाता है? उसको मैसेज आता है, उसके अंदर डिवाइस है, वो रूम टेम्परेचर को नोट कर रही है, हमने सेटिंग की हुई है। वो जैसे ही वो उस टेम्परेचर पे पहुंचता है, वो डिवाइस दूसरे को मैसेज दे देते हैं कि अब तुम खत्म कर। लेकिन इसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मिसाल तो है, लेकिन ये इंटरनेट के जरिए से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये अच्छी मिसाल नहीं। कंसेप्ट समझने के लिए ठीक है। अगर यही डिवाइसेस एक दूसरे के लिए इंटरनेट के जरिए कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, और यहां पे पाकिस्तान की एक डिवाइस है, वो फॉर एग्जांपल यूएसए की एक डिवाइस को इंफॉर्मेशन शेयर करती, उसकी बेस पे यूएसए की डिवाइस कोई एक्ट करती, वो होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये भी थिंग्स कनेक्टेड है, ठीक है, इंटरनेट के जरिए से नहीं, विदाउट इंटरनेट। तो जब कभी इंटरनेट ऑफ थिंग का कंसेप्ट जहन में, आपके जहन में क्या बात आ जाए, मशीन्स, डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट, और उनकी आपस में कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो रही है। कनेक्ट करने का मकसद यही होता है ना, कोई कम्युनिकेशन हो, कनेक्ट करके किसी चीज को छोड़ तो नहीं देना। हाँ, कोई भी, हाँ जी, दो मशीन जो आपस में कनेक्टेड है। लेकिन वो नॉर्मली कौन सी होती है? वो होती है हमारे स्मार्टफोन्स, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, सेंसर, स्मार्ट सेंसर्स होते हैं। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, आप चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, ये टॉपिक पिछले 2-3 लर्निंग ऑब्जेक्टिव का सीक्वेंस आपको समझ आ रहा होगा। पहले उसने डाटा गवर्नेंस के स्टार्ट में तो उसने हमें डाटा गवर्नेंस के बहुत से जो उसने टूल्स बताए या उसने एरियाज बताए जिसमें हमने वर्क करना है। फिर उसने बेनिफिट्स बताए गवर्नेंस, फिर उसने चैलेंजेस बताए कि भैया ड्राइवर्स हैं, ये ड्राइव्स हैं, नीड्स हैं डाटा गवर्नेंस की, लेकिन उसके साथ साथ कुछ उसके चैलेंजेस भी है। अब आज हमें क्या बताने जा रहा है? आज हमें यह बताने जा रहा है कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है डाटा गवर्नेंस की। डाटा गवर्नेंस अब आपने विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट करना है, बेस्ट प्रैक्टिस। अच्छा, इस चैप्टर को आपने जहन में रखना है, डाटा गवर्नेंस को ऐसे ही समझे। इसका थीम ये है, इमेजिन कीजिए 1980s में है आप। 1980s में ज्यादातर काम आपको होता है मैनुअली होता था। 90s में कर लें, चले पाकिस्तान में थोड़ा लेट कंप्यूटर आया था 90s में। आप 92, 93 में या 94, 5 में आप यूएसए से आए हैं, वहां पे काम कंप्यूटर्स पे होना शुरू हो गया है। पाकिस्तान में अभी काम मैनुअल हो रहा है। अब आप एक कंपनी में एम्प्लॉय हैं, टॉप पोजीशन के ऊपर। आपने उनके ओनर को कन्विंस करना है कि सर आप आईटी सिस्टम इंस्टॉल करें अपनी कंपनी के अंदर, ठीक है।
आईटी, आप एक तरह से उस कंपनी का कोई एक डिपार्टमेंट चेंज नहीं कर रहे। हालांकि इस आईटी सिस्टम पे अगर वो कंपनी मूव करती है तो आईटी डिपार्टमेंट अलग बनेगा जरूर, लेकिन उसका इफेक्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, हर पर्सन पे आएगा। हर पर्सन को कुछ चीजें अपनी बदलना पड़ेंगी। तो जो जो प्रॉब्लम उस वक्त ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ रहे थे जब वो आईटी सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे थे, वही प्रॉब्लम आज हमें दोबारा फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि जब कभी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है ये मसले मसाइल इस तरह के आते रहते हैं। तो वही, लेकिन आज में फर्क क्या है, पहले जब आईटी सिस्टम था ना, वो समझ लीजिए जो आईटी सिस्टम से हमारे सिस्टम में क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर वगैरह, वो हमारा टेक्नोलॉजी का समझ लीजिए इनोवेशन का या टेक्नोलॉजी का पहला फेज था। आज की दुनिया में जो कंप्यूटर है ये सिर्फ समझ लीजिए एक बेजान पुर्जा है। इसमें जान कौन डालता है, सॉफ्टवेयर, डाटा। सिर्फ कंप्यूटर हार्डवेयर लाजमी, उसका इस्तेमाल भी सिखाना होता है। और आपको यही बता रहा है अब ये जो डाटा गवर्नेंस है ना, डाटा गवर्नेंस भी यही कंसेप्ट है। वो कह रहा है कंप्यूटर आपके पास आ गया, आपने ले लिया, अब हर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर है, लेकिन उस कंप्यूटर को इस्तेमाल कैसे करना है ये नहीं पता। कोई किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, हर एक का अपना यूज है। ठीक है, मोबाइल सबके पास है, ठीक है, कंप्यूटर सबके पास है लगभग, या अक्सर के पास है। लेकिन आपने देखा होगा जिन लोगों का कंप्यूटर है, कोई हो सकता है उससे गेम खेल रहा हो, कोई उससे कोई ऐप डेवलप कर रहा होगा। अब चले पर्सनल लेवल पे अपने अपने इंटरेस्ट की बात है, लेकिन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस सिस्टम को कोई एक किसी और तरीके से यूज करा, दूसरा किसी और तरीके। तो सबको क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि डाटा को किस तरीके से हमने पिक करना है, किस तरीके से यूज करना है। इसलिए डाटा गवर्नेंस है। डाटा गवर्नेंस यूं समझे कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक नया सिस्टम हम लेके आ रहे हैं जिससे लगभग हर पर्सन इफेक्ट हो रहा है किसी ना किसी तरीके से। अब डाटा गवर्नेंस में वो हमें बताता है डिफरेंट एंगल्स से, ठीक है, कि आपने डाटा गवर्नेंस के किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से या कौन कौन से पार्ट्स एलिमेंट्स हैं जिनको हमने एड्रेस करना है। इस चैप्टर के अंदर उसने डाटा गवर्नेंस के एलिमेंट्स को हमें बताया। ठीक है, अब वो हमें यह बता रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको चूंकि रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी, कुछ प्रॉब्लम जरूर आएंगी, तो अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें दी हैं कि आप अगर डाटा गवर्नेंस इंप्लीमेंट करना चाहते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो देखिए आपको प्रॉब्लम एज डाटा एनालिस्ट आपको टॉप लेवल में भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगी। एग्जीक्यूटिव की सपोर्ट है वो आसानी से नहीं मिलेगी। ऑपरेशनल लेवल पे भी सपोर्ट आपको आसानी से नहीं मिलेगी, वहां पे लोग रेजिस्ट करेंगे चेंज की वजह से। ऑपरेशनल लेवल के लोग किसी और वजह से रेजिस्ट करेंगे क्योंकि वो अपनी चीजें करने की आदी है, खुद को बदलना नहीं चाहते, एफर्ट लगेगी इसमें। टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनकी तरफ से भी रेजिस्टेंस हो सकती है, लेकिन वो किसी और वजह से, वो कॉस्ट की वजह से। वो कहेंगे भाई बेनिफिट हमें दिखाओ, हमें बेनिफिट, हमें तो सिर्फ कॉस्ट नजर आ रही है। ये आईटी सिस्टम या डाटा गवर्नेंस, इसकी सबसे बड़ी कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट ही होती है और इसका फायदा आते आते कुछ साल 6 महीने लग जाते हैं। इसीलिए टॉप लेवल मैनेजमेंट भी थोड़ा रिलेक्टेंट होती है। तो वो कह रहा है अब हम आपको कुछ प्रैक्टिस, कुछ रूल्स बता रहे हैं, इनको आप फॉलो कीजिए, ये हमारी तरफ से बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने डाटा गवर्नेंस सिस्टम को इंप्लीमेंट करना है इजी, मुश्किल नहीं है, इजी है, स्टेप बाय स्टेप है, पढ़ते जाएंगे समझ आती जाएगी। पहला, एग्जीक्यूटिव स्पॉन्सरशिप। क्या करो, कह रहा है सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट को कन्विंस करो। वो अगर एक दफा तैयार हो गए ना तो फिर बाकी काम उसके बाद है। लेकिन अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट तैयार ना, उसकी भाई पैसे ही उन्होंने ना दिए, फ्रेमवर्क बाय करना नहीं आपने, बाद में अडॉप्ट करना है ना, कोई सॉफ्टवेयर बाय करने आपने, तो उसके लिए आपके पास टॉप लेवल मैनेजमेंट की स्पॉन्सरशिप जरूरी होनी चाहिए। एग्री करते हैं जी? ओके। अच्छा, मैं जो पढ़ा रहा हूं कंसेप्ट यही, हेडिंग आपको सेम मिलेगी, जो अल्फाज है वो हो सकता है चेंज मिले, कंसेप्ट यही होगा। जो नोट्स में अल्फाज होंगे वो शायद चेंज होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपने कंसेप्ट सेम रखना है, हेडिंग याद करनी है, बाकी जो आपके जो कंसेप्ट आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट की सपोर्ट आ गई, फिर क्या करें? फिर गवर्नेंस स्ट्रेटजी और रोड मैप बनाएं। क्या बनाएं? डाटा गवर्नेंस से रिलेटेड स्ट्रेटजी और रोड मैप। टॉप लेवल मैनेजमेंट का ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, करो जो करना है, जितने पैसे चाहिए बताओ और जो पॉलिसी में चेंज लाना है बताओ, हम अप्रूव करेंगे। हमने कहा बस आपका इतना ही काम है, बाकी हम देख लेते हैं। स्ट्रेटजी बनानी है हमने, रोड मैप। स्ट्रेटजी क्या है, हम क्या करना चाहते हैं, रोड मैप क्या है, कैसे करेंगे। याद रखें अभी सिर्फ पेपर पे वर्क हो रहा है, डिसाइड कर रहे हैं हमने किस तरफ।
हमारा पर्पस ये है हर पर्सन के पास एक मशीन हो, लैपटॉप हो उसका, और वो हमारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए डेटाबेस को यूज कर रहा हो सारा। तो दूसरा काम क्या करना है, गवर्नेंस स्ट्रेटजी बनानी है, रोड मैप, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी रोड मैप के बगैर काम शुरू नहीं करना, वरना कुछ पता नहीं चलेगा स्टेप नंबर 1 में क्या करना था, स्टेप नंबर 2 में क्या करना था। यहां पे हमारे पास रोड मैप के जरिए स्टेप वाइज आगे हम आगे करना क्या चाह रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा डिटेल नहीं होगा, डिटेल वाला आगे आएगा। ठीक है, ये समझ हमने ओवरऑल बता दिया। स्टेप 1 में हमारा मकसद ये होगा कि जो टॉप लेवल लेयर है हम उसको डाटा गवर्नेंस में इंक्लूड करेंगे, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, फिर लोअर ऑपरेशन, इस तरीके से हम रोड मैप बनाएंगे। थर्ड में स्टार्ट स्मॉल। देखिए जब हम कोई नया प्रोजेक्ट लेके आते हैं ना, तो शुरू में नेचुरल है हम बहुत ज्यादा उसके बारे में मोटिवेटेड होते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि ये फटाफट से इसके इतने फायदे हैं, इस चीज को फौरी तौर पे इंप्लीमेंट कर दिया जाए। ठीक है, मैंने देखा, मैंने अच्छा कोई ऐसी प्रोडक्ट मेरे जहन में, कोई ऐसा आइडिया मेरे जहन में आया स्टूडेंट के लिए बहुत बेहतर है, तो मेरे जहन में क्या आएगा भाई, मैं फौरी तौर पे सबके साथ शेयर कर दूं, उसको लॉन्च कर दूं। फॉर एग्जाम्पल फर्ज कीजिए कि छोटी सी मैंने ऐप बनाई, मुझे लगा काम की ऐप है, मैं फौरन सारे स्टूडेंट के साथ शेयर कर दे, ऐसा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने अगर टेस्टिंग की है, मैंने तो एक एंगल से टेस्टिंग की होगी, 100 स्टूडेंट्स ने टेस्टिंग करनी है दूसरे एंगल से करेंगे, तो उसमें हो सकता है कि कोई ऐसी चीजें आ जाए जो मैं पहली टेस्टिंग में उनको चेक नहीं कर सका। तो आप अगर अपनी प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे जब लॉन्च कर देंगे ना, उसमें फिर जब प्रॉब्लम आएगी तो याद रखिए वो प्रॉब्लम आपकी जो है प्रोडक्ट को डिस्टर्ब करेगी, उस वक्त आपके लिए उसको मैनेज करना मुश्किल होगा। तो हमेशा रूल होता है, कोई भी नई प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, कोई भी नई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट कर रहे हो, वो आपने पहले स्टार्ट में लिमिटेड फेज पे अप्लाई करनी है। इसीलिए वो कह रहा है कि स्टार्ट आपने करना है छोटे छोटे हिस्सों में। छोटे, आपने अक्सर देखा होगा ये जो मार्केटिंग कैंपेन चल रही होते हैं, वो ये ऑफर बात क्या कहते हैं सिर्फ इन सिटीज के लिए, या जब बड़ी कंपनीज कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है ना, वो पहले सिर्फ सिलेक्टेड सिटीज में या उनमें सिलेक्टेड डिपार्टमेंटल स्टोर पे अपनी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करते हैं, या चंद एक कस्टमर को। जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनी है ना, उन्होंने अपने डेवलपर्स जो रखे होते हैं, वो उनके फिर डेवलपर के बाद यूजर भी होते हैं उनके ऐसे, जो कि उनकी टेस्टिंग में उनकी हेल्प करते हैं। लिमिटेड स्केल पे अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करें, कोई भी आपने न्यू चीज ट्राई करनी है, हमेशा जिंदगी में असूल बनाए, न्यू चीज ट्राई करनी है, पहले उसको स्मॉल स्केल पे इंप्लीमेंट करें और देखें, सीखे इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसको रिफाइन करें, फिर उसके बाद थोड़ा अपग्रेड करें, फिर उसके बाद अपग्रेड करें। नेक्स्ट स्टेप भी वो यही कह रहा है, इससे मिलता जुलता है। पहले उसने कहा स्टार्ट स्मॉल, ऐसा ना हो कि पूरी कंपनी में आप एक ही दफा डाटा गवर्नेंस जो है वो इंप्लीमेंट कर दें, वो सब कुछ जो है वो आगे पीछे हो जाए, ऐसा नहीं। एक डिपार्टमेंट, छोटा डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें, उस पर इंप्लीमेंट करवाए डाटा गवर्नेंस, फिर इटरेटिव अप्रोच, आहिस्ता आहिस्ता उसको इंक्रीज करते जाए। इटरेटिव अप्रोच का मतलब क्या है, वो जो आपने स्टार्ट संभाल किया था, तो स्टार्ट था वो हमारा, वो एंड नहीं था, उसको आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करना है, उसका स्केल बढ़ाना है। तो ये फोर्थ में क्या कह रहे हैं, इटरेटिव अप्रोच मतलब उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाओ। स्टार्ट संभाल करो, आहिस्ता आहिस्ता महीना देखो क्या हुआ, महीने के अंदर प्रॉब्लम सामने आई, उन प्रॉब्लम्स को हल करो, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में भी इंप्लीमेंट कर दो। वहां पे महीना 2 हफ्ते देखो, ऑब्जर्व करो, प्रॉब्लम सामने आई, रिजॉल्व करो, तीसरे डिपार्टमेंट में इंप्लीमेंट कर दो। क्लियर और मेजरेबल टारगेट रखो। आपने एक प्लान बनाना है, प्लान बड़ा है तो आपने टारगेट बनाने हैं, भाई डाटा गवर्नेंस मैंने इंप्लीमेंट करनी है, तो यहां पे इस डिपार्टमेंट के अंदर कम से कम 80% जो एम्प्लॉइज होंगे वो इस डेट तक डाटा गवर्नेंस के सिस्टम के साथ कंफर्टेबल होने चाहिए, या हमने उनको ये इस स्टेज के ऊपर ये टास्क देने हैं जो इनको कंप्लीट करने के काबिल हो। तो छोटे छोटे टारगेट्स बने, उन टारगेट्स को अचीव करते जाए। जैसे एक बड़ा टारगेट क्या, अगले 1 साल के अंदर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा गवर्नेंस सिस्टम पूरे तरीके से इंप्लीमेंट हो जाएगा, ये बड़ा टारगेट है। यहां पे आपने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया, स्टार्ट छोटा किया, फिर थोड़ा थोड़ा करके अपग्रेड करते गए। फिर अपग्रेड कब करना है, ऐसा नहीं साल साल बाद अपग्रेड करना है, डेडलाइन साथ लगाते रहे। ठीक, नेक्स्ट स्टेज 2 महीने में होगी, अगली स्टेज 3 महीने में होगी। आईटी वाले जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, साथ में डेडलाइन जरूर मेंशन करते हैं, ये वाला फेज हमारा इतने टाइम में कंप्लीट होगा, ये इतने टाइम। फिर स्टेक होल्डर एक्सेप्टेंस, स्टेक होल्डर कहते हैं सारे अफेक्टेड पीपल को, ये सिर्फ टॉप लेवल लोगों की बात नहीं है, टॉप लेवल लोगों ने तो हमें सपोर्ट दे दी है। अब यहां पे सपोर्ट स्टेक होल्डर एक्सेप्टेंस से क्या मुराद है, जो अफेक्टेड पार्टी, ये कौन, ये मॉडरेट लेवल की मैनेजमेंट, ये ऑपरेशनल लोग, ये लोअर लेवल के लोगों की भी तो एक्सेप्टेंस होनी चाहिए।
ऐसा तो नहीं टॉप लेवल ने तो सिर्फ फंडिंग की सपोर्ट देनी है। एक्चुअली काम तो इन लोगों ने करना है, अदर स्टेक होल्डर ने। स्टेक होल्डर से क्या मुराद है? वो जो ऑपरेटर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में लोअर एम्प्लॉइज है, मिडिल लेवल के एम्प्लॉइज है, जिन्होंने डाटा गवर्नेंस को एक्चुअली ऑपरेट करना है, इंप्लीमेंट करना है, काम करना है। टॉप लेवल आपको होता है टेक्निकल लोग इतने नहीं होते, इन्होंने पैसे दे देने बस। नेक्स्ट, कोई ना कोई एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क अडॉप्ट कर ले। एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क होता क्या है? जैसे आप अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग सीखते हैं, आपको पता होगा अकाउंटिंग करने के बहुत से तरीके हैं। आप अपनी मर्जी की अकाउंटिंग जैसे मर्जी कर लें अपना रिकॉर्ड की। लेकिन अगर आप कोई इंटरनेशनल रूल्स फॉलो करते हैं, जैसे IFRS, जैसे एक होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये नाम सुना मैंने, IFRS तो जरूर सुना होगा। अगर आप इनको अडॉप्ट करते हैं और इनके मुताबिक काउंटिंग करते हैं, मुझे बताएं क्या वो ज्यादा टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सोल्यूशन नहीं होगा? आपको तसल्ली होगी मैं IFRS के मुताबिक काउंटिंग कर रहा हूं तो IFRS गलत नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो वो मसला सिर्फ मुझे नहीं बल्कि दुनिया में हर कंपनी को फेस करना पड़ रहा है जो IFRS यूज कर रही है। तो बताइए, अगर आपने काउंटिंग करनी है, बुक कीपिंग करनी है, तो अपना ही कोई असूल बना ले अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने का। जैसे नॉर्मली दुकानदार होते हैं, छोटी छोटी कॉपियां बनाई होती है, हर बंदा अपनी मर्जी से दुकान का हिसाब रख रहा होता है। या कि कोई इंटरनेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसको फॉलो करना चाहिए। तो जिस तरह आपके अकाउंटिंग के फ्रेमवर्क है, क्या हमारे डाटा गवर्नेंस के भी फ्रेमवर्क है? बिल्कुल फ्रेमवर्क है। एक जमाने में CFAP लेवल पे इन फ्रेमवर्क के वो हम बताता होता था कि इसके स्टेप्स क्या है, वो बड़ा एक कॉम्प्लेक्स होता था। आपने सिर्फ इनके नाम याद करने, एब्रीविएशन याद कर लें बस। आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं कि इनसे बनता क्या है, सिर्फ एब्रीविएशन याद कर लें। क्या है? DMA, DMBA, पता नहीं इससे क्या बनता होगा, बनाया होगा कुछ ना कुछ उन्होंने। BARC9 फील्ड मैट्रिक्स, ये दो है क्या? ये फ्रेमवर्क है। इनके बारे में मुझे खुद नहीं पता ये इससे क्या बनता है, मुझे जरूरत भी नहीं है। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये नहीं है ये क्या है, इसको कैसे यूज करेंगे। कंसेप्ट ये है डाटा गवर्नेंस इंप्लीमेंट करने के लिए इंटरनेशनल फ्रेमवर्क अवेलेबल है। आप वो टेस्टेड एंड ट्रस्टेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें पता है सारी प्रॉब्लम है, उनका हल क्या करना है, आप इनको फॉलो कर लें। जब इनको फॉलो कर लेंगे किसी एक को, तो फिर जो जो फ्रेमवर्क में लिखा होगा उसको फॉलो करते जाए, आप सही ट्रैक पे पहुंचेंगे। एक जगह पे जाना है ना, एक तरीका यह है कि उस जगह में अपना रास्ता याद कर लूं, भाई जंगलों में से होके पहाड़ों में से होके उधर जाऊंगा। एक है ऑलरेडी बनाया हुआ रास्ता, भाई एक दाएं तरफ से भी जा सकते हैं, बाएं तरफ से भी जा सकते हैं। क्या करें? अपना खुद का रास्ता याद करें कि ऑलरेडी जो रास्ता मंजिल तक पहुंचने का बना हुआ है उस पर चले, उस पर चले। ये दो रास्ते हैं, जिसको मर्जी अडॉप्ट कर ले, ठीक है। ये बड़े से फिर इसके बाद अगर इसको अडॉप्ट करते हैं, इसके अंदर फिर डिफरेंट टूल्स होते हैं। एक है बड़ा, जैसे होता है ना एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, कौन सा होगा? विंडो होगा, और कौन सा है? एप्पल, लिनक्स, ये ऑपरेट। इसके अलावा इनके अंदर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर भी तो होते हैं। तो ये आपका समझ बड़ा सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर कौन से थे? वो जो कल पढ़े थे, वो कौन सा था जो भी आता है? कोलाइब्रा, और कौन कौन सा था? हाँ जी, इंफॉर्मेटिका, बिल्कुल। स्किल्ड प्रोग्राम मैनेजर कह रहा है ये काम टेक्निकल है, इसके लिए लोग भी टेक्निकल ही होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप हार्डवेयर तो महंगे वाला बाय कर लें, सॉफ्टवेयर भी, फ्रेमवर्क भी महंगे वाले बाय कर लें, लेकिन जब प्रोग्रामर की बारी आए तो कहें ये 50,000 जो सैलरी कम मांग रहा है, इस प्रोग्रामर को मैं हायर कर लेता हूं, ये मेरे प्रोग्राम को लेके चलेगा आगे। नहीं, कह रहा है स्किल्ड लेबर, अवेलेबल ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है उसको इंप्लीमेंट करें। ये याद रखें, ये इसको इंप्लीमेंट करना डाटा को बड़ा टफ डिसीजन होता है। इसकी कॉस्ट पहले लगती है और हैवी कॉस्ट होती है। सिर्फ ट्रेनिंग के बाजुकात मिलियंस ऑफ रुपीस कंपनीज पास में खर्च करते हैं। अब इतनी कॉस्ट नहीं होती, लेकिन पहले इतनी कॉस्ट होती थी। अब होता है आईटी जब दौर आया था, आईटी रेवोल्यूशन का, उसको कॉस्ट आती थी। इवेल्युएट करंट प्रोसीजर, देखो करंट प्रोसीजर क्या है, इनमें कहां कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है। कोशिश ये करनी है, नया सिस्टम हमने जरूर इंप्लीमेंट करना है, लेकिन कोशिश करनी है करंट सिस्टम को अंडरस्टैंड करके मिनिमम चेंजेस के साथ न्यू सिस्टम पे शिफ्ट हो जाए तो वो अच्छा है। तो करंट प्रोसेस में डेफिशिएंसी क्या है ये देखें, ताकि हमें न्यू सिस्टम में क्या क्या ऑप्शन किस तरीके से रखनी है उसमें आसानी हो। गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, अब ये वही प्लेटफॉर्म आ गए, ये हमने पहले पढ़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए इसको सिर्फ नाम की हद तक मैंने आपको बताया। जो जितने सॉफ्टवेयर आएंगे, जितने फ्रेमवर्क आएंगे, जितने लॉज एंड रेगुलेशन हमारे डाटा सिस्टम में अप्लाई हो रही होगी, याद रखें सबके लिए बता रहा हूं। आपको डिफरेंट लॉज आते हैं ना, लॉज भी अप्लाई होते हैं, डाटा प्लेटफॉर्म भी है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी है। सिर्फ नाम की हद तक और काम की हद तक आपने समझना है कि नाम क्या है इसका, काम क्या है इसका, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये क्या, ये नाम है, क्या काम है, ये फ्रेमवर्क है।
ये प्लेटफॉर्म है, यानी उसी फ्रेमवर्क के अंदर ये समझ ले विंडो की बात कर रहा है और ये कह रहा है ऑफिस होगा उसके अंदर, उसके इंटरनेट एक्सप्लोरर इंस्टॉल करना है कि क्रोम इंस्टॉल करना है, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर कर लो चाहे क्रोम कर लो। यहां में क्या है, चाहे विंडो कर लो चाहे लिनक्स कर लो, ठीक है। तो ये डिटेल नहीं समझनी कि ये किस तरीके से काम करते हैं, ये नहीं समझना, नाम और काम करने का तरीकाकार नहीं आपको आना चाहिए, ठीक है। वो इस सब्जेक्ट का स्कोप नहीं है। क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हर एक को क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उसमें खास तौर पे वो लैंग्वेज बैरियर नहीं आना चाहिए। आपको पता है लैंग्वेज बैरियर आता है, ये बड़ा बड़ा मसला होता है बिजनेसमैन का और आईटी वाले डिपार्टमेंट्स के लोगों का, बड़ा मसला होता है। क्या होता है, उनकी लैंग्वेज कुछ और है, हमारी लैंग्वेज कुछ और है, मतलब वो टर्म्स यूज करते हैं ना टेक्निकल। कंटिन्यूस, आप कभी अगर अपने रिलेटिव्स के साथ बात करते हैं तो आपके मुंह से कोई ऐसे अकाउंटिंग के अल्फाज निकल जाते हैं जो कि उनको नहीं पता होते, क्या नहीं होते कभी ऐसा, वही प्रॉब्लम इनको भी होती है और इनके साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा है। नेक्स्ट, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, सिस्टम को इंप्लीमेंट कर दिया, काफी है कि बाद में इसके ऊपर नजर भी रखनी है, जहां कहीं चेंज करने की जरूरत है वो भी करनी है। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अब बताइए, एक दफा पढ़िए, 1 मिनट का टाइम है, जरा बेस्ट प्रैक्टिसेस को पढ़िए, छोटी छोटी बातें हैं काम। और आपको एक एंड में मजे की बात बताऊं, ये जो उसने बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई है ना, 12 प्रैक्टिसेस हैं, इनमें से लगभग 10 प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो सिर्फ आईटी से रिलेट नहीं करती, हर उस चीज से रिलेट करती हैं जहां पे आप चीजें चेंज करना चाहें। जिस जगह पे भी आप चाहे वो आईटी से रिलेटेड है या नहीं है, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आपके काम आ सकती हैं। इसीलिए इनको अच्छे तरीके से इनको देखिए। ये हो सकता है किसी दूसरे सब्जेक्ट में भी इसमें से कुछ कंसेप्ट आपके लिए यूजफुल हो। ये प्योर टेक्निकल नहीं है, ये 1-2 के अलावा, इनके अलावा बाकी जो पॉइंट्स हैं वो हमारे ज्यादातर जनरल नेचर के हैं, वो आपके अदर सब्जेक्ट्स में भी काम आएंगे। लेकिन है अच्छी टिप्स बेकार नहीं उसने दी कोई। जी रीड कर लीजिए, 1 मिनट का टाइम है। जी उम्मीद है रीडिंग कर ली होगी आपने, ठीक है। लगभग वही बातें हैं, शायद कोई इक्का दुक्का टेक्निकल टर्म्स भी यूज हुई होंगी। तो आपके लिए अहम चीज क्या है, हेडिंग और कंसेप्ट। अगर उसमें कोई टेक्निकल चीज डिस्कस हुई है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। ओवरऑल कंसेप्ट इंश्योर करना है आपने कि आपको समझ आ रहा हो, और फिर टर्म मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि इस टर्म को रिटेन करना जरूरी है या नहीं है। वैसे मेरी कोशिश होती है नोट्स आपको प्रोवाइड करते हुए जो गैर जरूरी डिफिकल्ट या कम्प्लेक्स वर्ड्स हैं उनको निकाल दिया जाए, लेकिन जो ऐसे अल्फाज हैं जो कि हमारे सिलेबस में आगे यूज होने बार बार कंसेप्ट्स हैं, उनको इंक्लूड करना लाजमी होता है। जैसे सॉफ्टवेयर के नेम वगैरह जो होते हैं, फ्रेमवर्क के नाम है टेक्निकल, मेरा दिल करता था इनको निकाल दो, लेकिन नहीं, वो पूछ सकता है कि इसका क्या पर्पज है, इसका क्या पर्पज है। आगे चलते हैं, कहते हैं इंप्लीमेंटेशन स्टेप। हमने कहा भाई हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस बता तो दी तुमने, तो हमने इनके मुताबिक अमल करना है। कहता नहीं, अब देखो स्टेप वाइज, ये समझ लो मैंने तुम्हें कोई इतनी तरतीब से नहीं बताई, बातें लगभग मिलती जुलती होंगी, लेकिन अब तरतीब से सुन लो। ये क्या है, इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, किसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं भला, डाटा गवर्नेंस। तो डाटा गवर्नेंस क्या है, डाटा गवर्नेंस क्या छोटी सी चीज नहीं है कोई, नहीं, ये बिजनेस करने का तरीका है, बिल्कुल नया तरीका बिजनेस करने का, जिसमें हमारा फोकस, हमारे लिए सबसे अहम चीज क्या होती है,
जो अहम चीज कोई फिजिकल एसेट्स नहीं है, अहम चीज क्या है? डाटा हमारे लिए। कहता है स्टेप इंप्लीमेंटेशन, सबसे पहले गोल डिफाइन करो। क्या करना चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारा बिजनेस सारे का सारा डाटा सेंट्रिक बिजनेस हो जाए। हर डिपार्टमेंट जब फैसला कर रहा हो अपनी गट फीलिंग पे ना फैसला कर रहा हो, ठीक है, कि मुझे लग रहा है कि ये प्रोडक्ट लॉन्च कर देनी चाहिए तो ये लॉन्च कर, नहीं नहीं नहीं, डाटा की बेस पे फैसला हो। तो गोल बताओ, गोल क्या है? क्या है आपका अल्टीमेट गोल? क्या बताइए? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा गवर्नेंस को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, बताइए आपके ख्याल में आपका गोल क्या होगा? मकसद क्या है? भाई मकसद हो तो इंसान काम करता है ना, सबसे पहले तो मकसद बनाना है। अरे मकसद नहीं, फिर एनालाइज करंट स्टेट, देखो कि इस वक्त आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस स्टेज पे है, इस वक्त हमारा जाना कहां चाह रहे हैं, मकसद क्या है, करंट स्टेट क्या है, इस वक्त किस जगह पे खड़े हैं, कहां जाना है, कहां खड़े हैं। डेवलप रोड मैप, कैसे पहुंचेंगे, कहां जाना है, कहां खड़े हैं, कैसे पहुंचेंगे। अकेले ना जाओ, सारे स्टेक होल्डर को साथ मिलाओ, हम आवाज करो उनको, उनको कन्विंस करो। टॉप लेवल के एग्जेक्टिव हैं उनको फायदा दिखाओ। जो ऑपरेशनल लेवल के लोग हैं उन्हें बोलो कि सर हमारी जो बिजनेस इंटेलिजेंस है वो आपको ऑपरेशनल लेवल पे आपके काम में एफिशिएंसी बढ़ाएगी, आपका काम कम होगा, लेट शेडिंग कम करना पड़ेगी आपको। सिर्फ नई चीजें सीख लें छोटी से। डिजाइन प्रोग्राम पूरा डिजाइन करो ताकि जो स्टेक होल्डर साथ हैं उन्होंने सिर्फ आप अकेले ने काम तो नहीं ना करना, तो हर टीम मेंबर ने क्या क्या करना है पूरा प्रोग्राम बनाए। फिर उस प्रोग्राम जो भी बनाया आपने स्टेप वाइज, हमने इतने टाइम में इस डिपार्टमेंट में ये काम करना है, इस पर्सन की ये ड्यूटी होगी, सारा डिजाइन प्रोग्राम। ये थोड़ा हेक्टिक लेंथी होता है। फिर इसके बाद क्या है, उस प्रोग्राम के मुताबिक अमल करो। लेकिन एकदम से याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी चेंज करना होना याद रखे, एकदम से चेंज नहीं करना होता, स्टेप बाय स्टेप चेंज करना होता है। इंप्लीमेंट इटरेटिवली, आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड करो, एक एक स्टेप चलो। जंप पे छलांगे लगाने की जरूरत नहीं है, लोग पैनिक हो जाते हैं, ठीक है, उनकी सपोर्ट कम हो जाती है। और फिर मॉनिटर एंड कंट्रोल, आहिस्ता आहिस्ता मॉनिटर एंड कंट्रोल करते रहो। मॉनिटरिंग करते हो ना सारे प्रोसेस की, कि जो हमने प्रोग्राम डिजाइन किया था, इंप्लीमेंट किया है, उसके मुताबिक ही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आप देखें तो ये कंसेप्ट इसमें ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, उससे सिर्फ थोड़ा सा समराइज करके तरतीब लगाई है, बस और कुछ नहीं किया, वरना कंसेप्ट यही थी। क्लियर जी? ये हमारा डाटा गवर्नेंस का टॉपिक हुआ, चैप्टर हुआ कंप्लीट। मुझे ये बताइए कुछ समझ आया इसमें आपको? तो इन शॉर्ट अगर आपसे कोई पूछे डाटा गवर्नेंस क्या है, आपने क्या बताना है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो हर लेवल पे डाटा की बेस पे करनी है। डाटा, अब चूंकि डिसीजन डाटा पे हो रहा है तो आपको पता है डाटा सही डिसीजन सही, डाटा गलत डिसीजन गलत। तो डाटा को सही रखने के लिए, डाटा सही कलेक्ट करने के लिए, डाटा सही रखने के लिए, डाटा को सही डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रेलिवेंट लोगों तक, जो भी हमारा सिस्टम होता है उसे कहते हैं डाटा गवर्नेंस। इसमें उसने फिर हमें इस चैप्टर में क्या बताया, उसने हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स बताए कि जब आप डाटा गवर्नेंस इंप्लीमेंट करने लगेंगे, आपने डाटा सिक्योरिटी पे काम करना है, आपने डाटा स्टीवर्डशिप को देखना है, और क्या क्या उसने कंपोनेंट बताए डाटा गवर्नेंस के। ये सारे कंपोनेंट्स हैं डाटा गवर्नेंस के जो उसने 7-8 शुरू में बताए थे। क्या क्या करते थे? डाटा मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं जिनको हमने सीखा। मुझे बताइए क्या ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप इस चैप्टर के साथ कंफर्टेबल हैं? मतलब आपको समझ आ के ये कॉन्फिडेंस है कि चीजें कुछ समझ आई है? हाँ, लेकिन एक डेफिशिएंसी रह गई है जो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम ना हो। वो डेफिशिएंसी क्या वाला? प्रैक्टिस है। हालांकि होती भी रही है हमारी क्विज के जरिए होती है, लेकिन एक होता है ना रिटन क्वेश्चन, जब तक आप नहीं ना करते वो तसल्ली नहीं होती। तो मैं आज कोशिश करूंगा इससे सारे चैप्टर के क्वेश्चन बना के ना, शाम में हो पाएगा, ये रात में मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपका टेस्ट कब है? टेस्ट फ्राइडे को है ना? हाँ बिल्कुल, कल इंशाल्लाह आपको मिल जाए। आज रात को मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। कल क्लास में हार्ड फॉर्म में आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आपने फिर वहां से आपकी बल्कि अच्छा इसी तरीके से रिवीजन होती जाएगी, ठीक है। सारे कंसेप्ट एक दफा फिर से बाजू का ऐसा शुरू में कोई कंसेप्ट आपने पढ़े होते हैं ना, वो थोड़ा उस वक्त पूरी पिक्चर का अंदाजा नहीं होता, अब आपको पूरी पिक्चर का अंदाजा हो गया होगा, ठीक है। चलिए कोई क्वेश्चन आपका? भैया अभी टाइम नहीं हुआ, ठहर जाए जी। आपका कोई क्वेश्चन पूछना चाहते?
हाँ, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का मतलब में लिखा हुआ है मेजर केपीआई। केपीआई क्या होते हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एक रूल होता है हमारा आईटी में। आईटी में रूल है, व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट कंट्रोल। जिस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं इनसे कहता हूं भाईजान क्या आप मेहनत करते हैं? सर मैं बहुत मेहनत करता हूं। अगले दिन मैंने पूछा भाई क्या आप मेहनत करते हैं? सर मैं बहुत मेहनत करता हूं। क्या मैं जान सकता हूं कि पिछले दिन की निस्बत आज इन्होंने ज्यादा मेहनत की कि नहीं? नहीं जान सकता। क्यों नहीं जान सकता? मैंने उसको मेजर ही नहीं किया। अब यही सवाल यूं देखिए, इसमें केपीआई नहीं था। अब देखिए मैं अपने सवाल में केपीआई की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये क्वांटिफाइएबल टारगेट होता है केपीआई। भाईजान कल आपने कितने घंटे पढ़ा? उन्होंने कहा सर कल मैंने 1 घंटा पढ़ा। आज कितने घंटे पढ़ा? सर 1 घंटा 10 मिनट पढ़ा। अब बताइए क्या अब मैं क्वांटिफाई अब मैं बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग कर सकता हूं इनकी और ये देख सकता हूं कि इन्होंने टारगेट अचीव किया कि नहीं किया? तो कहो भाई 2 घंटे का टारगेट अभी नहीं हुआ लेकिन फिर भी आप इंप्रूव कर रहे हैं, शाबाश। ठीक है, तो ये केपीआईज को हमने इंट्रोड्यूस करवाना है। हमने सिर्फ ये नहीं बताना भाई हर एक ने मेहनत करनी है, नहीं, हमने बताना है कितनी मेहनत करनी है, क्वांटिफाइबल। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पूछेगी कितना बजट चाहिए, हम कहें बहुत बजट चाहिए। ऐसे नहीं, बताइए कितना चाहिए? सर सिर्फ 50 मिलियन चाहिए। क्लियर? केपीआईज का मतलब क्या है? क्वांटिफाइबल टारगेट। और की क्वेश्चन? चलिए आज का लेक्चर यहां पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।